फ्रेंड्स नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जब का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को है। तो हम लोग जो भी है उसका जो पेपर 2 होता है उसमें जो एसएसटी का जो पार्ट है यानी कि आपका सोशल साइंस का पार्ट उसको हम लोग देख रहे हैं। आज की क्लास आपकी ये वीडियो नंबर 9 होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्लास 8 तक कर चुका है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सभी आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग सभी को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप जानते हैं वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इन सभी के PDF जो है वहाँ पर भेज देते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन उसको शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। देखिए, जो यहाँ पर आपका प्रथम कुलिक है इसका जो शब्द है इसका अर्थ पूछा है। जो गुप्त काल था उस टाइम में जो प्रथम आपका कुलिक है इसका शब्द का अर्थ क्या था। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है मुख्य न्यायिक अधिकारी, मुख्य बैंकर, मुख्य व्यापारी, और यहाँ पर आपका है मूल मुख्य शिल्पकार। ठीक है, देखिए जब प्रथम कुलिक शब्द था इसका आपका अर्थ था मुख्य शिल्पकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है सही है, मुख्य शिल्पकार था आपका प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है वो था आपका मुख्य शिल्पकार। ठीक है, मुख्य शिल्पकार था। और यहाँ पर बोला गया आपका जो मुख्य न्यायिक अधिकारी था उसको हम लोग उसको कहते थे महादंड नायक। ठीक है, और जो वहाँ पर उस समय का मुख्य व्यापारी था उसको बोलते थे सार्थवाह। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा ये आपका एक है मुख्य शिल्पकार था आपका मुख्य प्रथम कुलिक, मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड, और जो सार्थवाह था इसको मुख्य व्यापारी। ठीक है, जो गुप्त वंश था इसके जो महान शासक थे उनका नाम था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है ओ भूर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं या सूक्त लिखी गई है। देखिए, जो ऋग्वेद की जितनी भी सूक्त थी या प्रार्थनाएं थी वो लिखी गई थी जिस छाल पर। ठीक है, वो छाल कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, यानी जो ऋग्वेद के लिखने का जो छाल थे, ठीक है, वो छाल कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन आपके हैं कश्मीर, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार। देखिए, जो आपका ऋग्वेद के लिखने के लिए जो छाल थी वो आपकी कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि भूर्ज या छाल कश्मीर में पाई गई। ठीक है, जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं या सूक्त लिखी गई है। ठीक है, और बोला गया है कि ऋग्वेद की जो सूक्त लिखी गई है और उसका जो संग्रह है, ठीक है, वो पूरे संग्रह को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। और ये पांडुलिपि है अभी भी ये महाराष्ट्र के पुस्तकालय में रखी गई है। ठीक है, और ऋग्वेद में आपका 1000 से ज़्यादा सूतक है या प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, फिर आपका देखिए ये क्वेश्चन आपके 1 फरवरी के जो एग्जाम हुए 2023 में उसी का है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला है निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। ठीक है, देखिए आपके सामने 4 तमिल कृति दी गई है। इनमें से कौन सी ऐसी कृति है जो हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में बताती है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है शिल्पादिक्रम, वलयापति, मणिमेकलई, पेरिया पूर्णम। ठीक है, देखिए जो आपके यहाँ पर पेरिया पूर्णम है यही जो तमिल कृति है जिसमें आपको
आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रिया पूर्णम में। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका है, इनमें से कौन सा ऐसे चार आपको दिए गए हैं, चारों को मिलाया गया है, पूछ रहा है कौन से इसमें मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, पहला खजुराहो है, चंदेल लिखा हुआ है यहाँ पर, सभी वंश है, चंदेल वंश है। ठीक है, और यहाँ पर चालुक्य वंश है, पल्लव वंश है और चोल वंश है। ठीक है, हम बोल रहे हैं इनमें चारों में कौन मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, देखिए जो खजुराहो है ये चंदेल वंश का था, बात तो सही है। ये होल्ड था, ये चालुक्य वंश से संबंधित है। और कांचीपुरम जो है ये भी आपके पल्लव वंश से संबंधित है। लेकिन जो आपका महाबलीपुरम है ये चोल वंश से संबंधित नहीं है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो महाबलीपुरम था ये आपका पल्लव वंश से संबंधित था। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 कथन दिया गया है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बोला गया है तवारीख को सुरक्षित, ये लिखा गया तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। ठीक है, पहला है आपका। दूसरा है तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। तीसरा है वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। देखिए तो यहाँ पर जो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो था ये तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, ये तो बात सही है। और जो तवारीख के लेखक थे वो इसलिए इसको लिखते थे क्योंकि वो चाहते थे कि सुल्तान से हमें कुछ पुरस्कार मिल सके। ठीक है, इसलिए लिखते थे, यानी कि आपका 2 और 3 सही है। लेकिन जो लिखा गया तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा लिखा गया है, ये बात गलत है। तो हम बोल सकते हैं आपका 2 और 3 सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया आपका, ये तवारीख के जो लेखक थे ये नगरों में रहते थे, ये अपने इतिहास सुल्तान के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। और यहाँ पर लिखा गया तवारीख के जो लेखक थे वो सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। ठीक है, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। यहाँ पर लिखा गया था आपका, देखिए यहाँ लिखा गया था सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा, लेकिन यहाँ पर जो आपका बताया गया है कि सिर्फ वही व्यक्ति नहीं थे, इसमें आपके कुछ सचिव भी थे, प्रशासक भी थे, सभी लिखे थे। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है और 2 और 3 आपका सही है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है सूरसागर, सुरसा रावाली, साहित्य रत्न और साहित्य लहरी। तो आपका जो यहाँ पर लिखा गया है साहित्य रत्ना, ये आपका सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखिए साहित्य रत्ना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। ठीक है, फिर आपके नीचे आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपके कथन और कारण दिए गए हैं, पूछ रहा है कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, आपका कथन बोला गया है यहाँ पर 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर है मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर लिया। देखिए बात सही था, जब 18वीं शताब्दी थी उसके दौरान जो था मुगल साम्राज्य अलग अलग कई क्षेत्र में टूट गया। ठीक है,
कहीं अवध बन गया है था, कहीं पर हैदराबाद बन गया, ऐसे करके बहुत सारे राज्य में बिखर गया। यानी कि आपका जो कथन है ये तो सही है। और इसका कारण था कि जो भी वहाँ के पहले के जो आपके जमींदार थे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और खुद को वहाँ के वो राजा मान लिए। ठीक है, बात यही थी। तो हम बोल सकते हैं आपका ए और आर दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ए और आर दोनों सही है, और जो है आपका जो आर है वो ए का सही व्याख्या करता है। क्योंकि देखिए जो अब राज्य जो बना था वो राज्य में जो पहले से जमींदार थे ना, खुद को वहाँ का राजा घोषित कर लिया, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल हो गए। क्यों पावरफुल हो गए? क्योंकि जो मुगल साम्राज्य था वो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, इसीलिए। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को बेलार कहा जाता था? ठीक है, देखिए ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। इसमें जो बेलार था वो तमिल जो था ना क्षेत्र, यहाँ के भूस्वामियों को हम लोग बेलार कहते थे। ठीक है, तमिल क्षेत्र का। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, जो यहाँ पर भूमिहीन मजदूर थे उसको कैद सियार और जो दिमाई के नाम से जाना जाता था। देखिए जो जो जिनके पास भूमि नहीं था उनको कैद सियार और अधिमाई कहते थे। ठीक है, फिर यहाँ पर वहीं आपके पास कथन और कारण है, पूछा गया कौन सा है, ये कौन सा गलत है। ठीक है, पहला क्या है, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ठीक है, पहला कथन है आपका। फिर दूसरा क्या है, इसको पढ़ते हैं। दूसरा है कि सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। ये दो कथन है, पूछा गया दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, ये कौन गलत है कौन सही है। देखिए जो आपको राजा राम मोहन राय थे, ऐसे लोग जो थे हम लोग इसलिए उनको बोलते हैं समाज सुधारक, क्योंकि वो समाज के क्या चीज़ उसमें कुछ परिवर्तन लाने चाहते थे। यानी ये सही है आपका। और फिर दूसरा ऑप्शन है, इसमें बोला गया है जो सुधारक थे उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको प्रेरित करना पड़ेगा। यानी कि बात ये भी सही है। यानी कि आपका दोनों कथन सही है, ए और बी कथन सही है। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है, बी, ए और बी बोथ आर ट्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है पूर्व मद्रास में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। देखिए जो पूर्वी मद्रास था उसमें जो वेद समाज जो स्थापित था वो किसके, इन जो चार लोग दिए गए हैं, चार जो समाज है, इन समाज में से किससे वो क्या था आपका प्रेरित था। ठीक है, इंस्पायर्ड था। तो जहाँ पर लिखा है ना ब्राह्म समाज द्वारा। ठीक है, जबकि वेद समाज था वो ब्राह्म समाज जो था इसके द्वारा क्या था, वो प्रेरित था। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका कुछ क्वेश्चन कथन और कारण वाला दिया गया है। बोला गया है आपका ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। ठीक है, फिर दूसरा पर इसका रीजन दिया गया है, पेरियार ने देखा कि ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जाति और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए जो आपके इस ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार जो थे, ये मनु संहिता और जो भगवत गीता था इसके आलोचक थे। ठीक है, और क्यों इसके आलोचक थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो दोनों ग्रंथ है, इस ग्रंथ में क्या चीज़ जो
जो महिलाओं का जो आपका वर्चस्व है उसको वो कम था, उनके ऊपर पुरुषों का वर्चस्व आपका अधिक था और जातियों में बांटने का उसमें काम किया गया था। इसीलिए इन्होंने क्या किया था उसको इन्होंने इसकी क्या किया था, आलोचना किया था कि ये चीज़ सही नहीं है। बोल सकते हैं कि दोनों कथन क्या है, सही है, यानी कि आपका ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड जो आपका आर है ई क्या करता है, ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।